हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर NCERT हिस्ट्री क्लास 12 की पाठ्यपुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 14वां है। यहाँ पर हम लोग विभाजन को समझना, राजनीति, स्मृति, अनुभव, इसका पार्ट 2 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। हम लोगों ने पार्ट 1 में देश के विभाजन की कहानी को पढ़ा था। हम लोगों ने वहां पर उस व्यक्ति का नाम भी जाना था जिसने पाकिस्तान शब्द गढ़ा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्टार्टिंग में ना तो मुस्लिम लीग और ना ही कांग्रेस का ऐसा विचार था कि देश का विभाजन होगा। स्टार्टिंग में दोनों ही पार्टियां जो थी अपने अपने उद्देश्यों को पूरा करना चाहती थी, लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे इन लोगों के संबंध खराब होते गए हैं वैसे वैसे ये बात और ज़्यादा मुखर होती गई है कि अब देश का विभाजन करना आवश्यक है। कांग्रेस के भीतर के कुछ ऐसे नेता थे जिनका ये मानना था कि अगर उत्तर पश्चिम प्रांत में कांग्रेस की पार्टी की सीटें निकलती भी हैं तो वहाँ की जो मुस्लिम बहुसंख्यक जनता है वो उनको सही प्रकार से शासन चलाने नहीं देगी। ऐसा ही मानना जो था कांग्रेस के बंगाल प्रांत के नेताओं का भी मानना था कि मान लीजिए पूर्वी प्रांत के आसपास हम लोग अपनी पार्टी की एकाध सीटें निकाल भी जाते हैं तो वहाँ के जो मुस्लिम बाहुल्य जनता है वो बार बार हम पर दबाव डालेगी और इस वजह से हम शासन नहीं चला पाएंगे। यानी इन दोनों के बीच के जो नेता हैं वो ये मान चुके हैं कि हम दोनों साथ में रहे तो शासन नहीं चला पाएंगे, अपने अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे। और अंत में एक ऐसी स्थिति बनी है जब दोनों ही लोग एग्री हो गए हैं कि हाँ, देश का विभाजन कर दिया जाए, जिससे कि दोनों पार्टियों के अपने जो राजनीतिक उद्देश्य हैं, राजनीतिक एजेंडे हैं, वहां पर सही प्रकार से स्थापित हो जाएंगे और देश का विभाजन हो भी जाता है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनता है, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है। अब देखिए, इन दोनों पार्टियों को तो टुकड़े मिल गए, एक को पाकिस्तान के रूप में मिल गया, एक को हिंदुस्तान के रूप में। इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क किसे पड़ा? फर्क पड़ा आम जनता को। आम जनता को पता ही नहीं चला कि कब ये लकीर खिंच गई, कब ये विभाजन हो गया, उसे पता ही नहीं चला। वो तो आराम से रह रही थी। जब पता चला तो वैसे ही देश में दंगे भड़क गए और दंगे भड़कने का परिणाम ये हुआ कि करीब 20 लाख से ज़्यादा लोगों की जान गई और 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों का विस्थापन हुआ। सबसे बुरा प्रभाव इन्हीं लोगों पर पड़ा। तो यहाँ पर आज हम उन कारणों का पता लगाएंगे कि जो ब्रिटिश शासन में प्रशासनिक व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ हुआ करती थी, ब्रिटिश शासन ने जिसके दम पर अपना शासन लगभग 200 सालों तक चलाया था, वो कानून व्यवस्था एकदम से ध्वस्त कैसे हो गई, वो हम यहाँ पर जानेंगे। भाई, ब्रिटिश शासन में कानून भी था, पुलिस भी थी, न्यायपालिका भी थी, सब कुछ था। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये सब चीज़ें एकदम से काम करना बंद कर दी और इतने बड़े पैमाने पर दंगे हो गए। इसका एक कारण ये था कि जैसे ही ये खबर फैली कि अब तो विभाजन तय है और सत्ता का हस्तांतरण इन तारीखों को होगा, तो वैसे वैसे जो अंग्रेजों के अफसर थे वो अपनी पैकिंग करने लगे, अपना बोरिया बिस्तर पैक करने लगे, क्योंकि उन्हें लगने लगा सत्ता हस्तांतरण के बाद अब हमें तो जाना पड़ेगा, अपने देश में जाना पड़ेगा, तो अब हम यहाँ पर रह के करेंगे भी क्या। तो उन लोगों ने अपनी अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दी। जैसे ही अफसरों ने अपनी पैकिंग स्टार्ट की है वैसे वैसे जो पुलिस तंत्र है वो विफल होता गया है। दूसरी बात यह थी कि उसी समय से जो धार्मिक नेता थे वो सक्रिय हो गए थे और धार्मिक नेताओं के सक्रिय होने की वजह से जो जनता है वो जनता डिवाइड हो गई थी। ये जनता के समूह बन चुके थे, हिंदू मुस्लिम सिख के रूप में समूह बन चुके थे। पुलिस महकमे में काम करने वाले हिंदू मुस्लिम सिख अपने अपने संगठनों से जुड़ गए। यानी जो हिंदू पुलिसकर्मी थे वो हिंदुओं के साथ हो गए, मुस्लिम पुलिसकर्मी थे वो मुस्लिम बाहुल्य जनता के साथ हो गए, सिख पुलिसकर्मी सिखों के साथ हो गए और सभी ने अपने अपने धर्म के लोगों का समर्थन किया। ऐसे में किसी ने किसी का बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। यही कारण रहा कि पूरी की पूरी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। तो मैंने आपको 2 कारण बताए हैं। एक कारण तो ये है कि ब्रिटिश शासन ने अचानक से निर्देश इस तरह से दिए हैं कि इनके अफसर समझ ही नहीं पाए। उन्हें लगा है कि अब हमारे जाने का भी समय हो गया है तो हमें यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह थी कि उस समय तक जो धार्मिक भावनाएं हैं इतनी ज़्यादा मुखर हो गई थी कि पुलिस महकमे में काम करने वाले जो भी कर्मचारी थे उनको भी लगने लगा था कि अब हमें अपना धर्म बचाना चाहिए। तो इस वजह से पुलिस व्यवस्था फेल हो गई है। इसका परिणाम ये रहा है कि देश एक बड़े दंगे में, एक बड़े नरसंहार की ओर चल पड़ा है। तो यहाँ पर वही कहानी यहाँ पर साझा की गई है। तो आपकी हेडिंग है यहाँ पर कानून व्यवस्था का नाश। तो यहां पर बताया गया कि मार्च 1947 से तकरीबन साल भर तक रक्तपात चलता रहा। इसका एक कारण यह था कि शासन की जो संस्थाएं थी वो बिखर चुकी थी। उसी समय भावलपुर पाकिस्तान में तैनात पेंड्रियल मून नाम के एक अफसर ने इसके बारे में लिखा था कि जब मार्च 1947 में पूरे अमृतसर में आगजनी और मारकाट हो रही थी तो पुलिस एक भी गोली नहीं चला पाई। साल के आखिर तक शासन तंत्र पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। पूरा अमृतसर जिला चौतरफा रक्तपात में डूबा हुआ था
अंग्रेज अफसरों को सूझ नहीं रहा था कि हालात को कैसे संभाला जाए। वे फैसले लेना नहीं चाहते थे और हस्तक्षेप करने में हिचकिचा रहे थे। अब दहशतजदा लोगों के ने मदद के लिए गुहार लगाई तो अंग्रेज अफसरों ने उनसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या मोहम्मद अली जिन्ना की शरण में जाने को कहा। देखिए, इसका एक कारण ये था कि जो आपका स्वतंत्रता आंदोलन चला था, तो उन आंदोलनों की वजह से ये अफसर भी फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। बार बार इन आंदोलनकारियों को कंट्रोल करते करते अफसर भी फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। और जब इस तरह की एंड में सिचुएशन बनी है तो इन अफसरों ने पल्ला झाड़ लिया है। इनको लगा कि अब जाओ अपने नेताओं से मांगो, आप ही तो आज़ादी मांगते थे, आज़ादी मिल गई, अब अपने नेताओं से पूछो। तो उसका कारण ये बना कि लोग बिखर गए, लोगों को समझ में नहीं आया कि अब करना क्या चाहिए। किसी को मालूम नहीं था कि सत्ता किसके हाथ में है। महात्मा गांधी के अलावा भारतीय दलों के सभी वरिष्ठ नेता आज़ादी के बारे में जारी वार्ताओं में व्यस्त थे। अब देखिए, जब देश आज़ाद हुआ, एक तरफ मुस्लिम लीग अपना जो है बोरिया बिस्तर बांध के लगी है कि अपनी सरकार सेट करनी है, इधर कांग्रेस के जो महकमे में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं वो भी लगे हैं कि आगे देश कैसे चलाना है, कैसे कैसे जो है अपनी संविधान सभा का गठन होगा, क्या होगा आगे, संविधान कैसे बनेगा, इसमें लगे हैं। किसी का ध्यान जनता की ओर नहीं है। यहाँ पर देखिए, ये सब बातें आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ। एनसीईआरटी कह रही है कि भारतीय दलों के सभी वरिष्ठ नेता आज़ादी के बारे में जारी वार्ताओं में व्यस्त थे, जबकि प्रभावित प्रांतों के बहुत सारे भारतीय प्रशासनिक अफसर अपने ही जानमाल के बारे में भयभीत थे और अंग्रेज भारत छोड़ने की तैयारी में लगे थे। अंग्रेजों को भी लग गया था कि भाई अब तो जब सत्ता हस्तांतरण हो चुका है तो 1 या 2 साल बाद हमें भी जाना होगा, तो बेहतर यह है कि हम ही अपनी पैकिंग कर लें। समस्या इसलिए और बढ़ गई क्योंकि भारतीय सिपाही और पुलिस वाले भी हिंदू, मुसलमान या सिख के रूप में आचरण करने लगे थे। जैसा कि मैंने बताया कि 1947 में जो धार्मिक भावनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुखर हो गई थी। तो इस वजह से जो पुलिस वाले हैं, पुलिस महकमे में जो सिपाही हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये भी अपने धर्मों के अकॉर्डिंग आचरण करने लगे थे। जैसे जैसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, वर्दीधारियों की पेशेवर प्रतिबद्धता पर भरोसा कमजोर पड़ता गया। बहुत सारे स्थानों पर न केवल पुलिस वालों ने अपने धर्म के लोगों की मदद की, बल्कि उन्होंने दूसरे समुदायों पर हमले भी किए। यानी जब पुलिस इस तरह की हरकत करेगी, जब पुलिस किसी धर्म विशेष को प्रमोट करेगी, तो दंगे फिर कंट्रोल कहाँ होंगे। इसके बाद बात आती है महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी ने क्या किया? बहरहाल देखिए, कांग्रेस के लीडर, मुस्लिम लीग के लीडर आगे का जो ताना बाना है वो बुनने में लगे पड़े हैं। कैसे संविधान बनेगा, संविधान सभा में कौन कौन होगा, संविधान के कौन कौन से प्रावधान होंगे, किसी को फिक्र नहीं जनता की। तब उस समय एक ऐसा व्यक्ति है जिसको जनता की ज़्यादा फिक्र है, वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में हम लोग भले ही काफ़ी ज़्यादा भला बुरा सोचें, लेकिन महात्मा गांधी की ऐसी मंशा नहीं थी। उन्हें तो ये अंदाजा भी नहीं था कि इस तरह की स्थिति क्रिएट हो जाएगी। तो महात्मा गांधी ने इस बुरे वक्त में लोगों से मिलने की सोची है। जो जो दंगा पीड़ित हैं उन लोगों से मिले भी हैं, ढांढस बनाया है। जहाँ जहाँ पर महात्मा गांधी गए हैं वहाँ पर हिंसा, आगजनी रुक भी गई है। तो वो कहानी यहाँ पर समझाई गई है। महात्मा गांधी एक अकेली फौज। इस सारी उथल पुथल में सांप्रदायिक सद्भाव बहाल करने के लिए एक आदमी को बहादुराना कोशिशें, यानी एक आदमी की जो बहादुराना कोशिशें हैं, आखिरकार रंग डालने लगी हैं। 77 साल के बुजुर्ग महात्मा गांधी जी ने अहिंसा के अपने जीवन पर्यंत सिद्धांत को एक बार फिर से आजमाया और अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उनका फैसला इस यकीन पर आधारित था कि लोगों का हृदय परिवर्तन, यानी लोगों के हृदय में परिवर्तन किया जा सकता है। वे पूर्वी बंगाल के नुआखली, वर्तमान बांग्लादेश के बिहार के गांव में, और उसके बाद कलकत्ता व दिल्ली के दंगों में झुलसी झोपड़पट्टियों की यात्रा पर निकल पड़े। यानी पहले ये पूर्वी बंगाल में नुआखली जगह पर गए हैं, उसके बाद बिहार के गांव में गए हैं, कलकत्ता में गए हैं, दिल्ली के दंगों में जो लोग पीड़ित थे उनकी झुग्गी झोपड़ियों में गए हैं। इनकी कोशिश थी हिंदू मुसलमान एक दूसरे को ना मारें, और हर जगह उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय को, हिंदू अथवा मुस्लिम, चाहे वो हिंदू अल्पसंख्यक हो या मुस्लिम अल्पसंख्यक हो, दोनों को दिलासा दी है। अक्टूबर 1940 में पूर्वी बंगाल के मुसलमान हिंदुओं पर निशाना कस रहे थे। गांधी जी वहां गए, पैदल गांव गांव पहुंचे और इन्होंने स्थानीय मुसलमानों को समझाया है कि वे हिंदुओं की रक्षा करें। इसी तरह अन्य स्थानों पर, जैसे कि दिल्ली में, उन्होंने दोनों समुदायों में पारस्परिक भरोसा और विश्वास बनाने की कोशिश की है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ व्यक्ति हैं जो कि जान बचाकर भागकर पुराने किले की शरण में आए हैं। तो इसी में एक मुस्लिम व्यक्ति हैं जिनका नाम है शाहिद अहमद देहलवी। तो यहाँ पर इन्होंने अपना विवरण दिया है कि बड़ी लंबी और कठोर गर्मी के बाद बरसात की फुहारों के आने, यानी गांधी जी का जो आगमन इनकी बस्ती में हुआ है, तो इन्होंने इसकी जो तुलना की है वो की है कि बड़ी लंबी और कठोर गर्मी के बाद बरसात की फुहारों का आगमन हुआ है, गांधी जी के आने से राहत मिली है। देहलवी ने अपने संस्मरण में लिखा है कि मुसलमान एक दूसरे से कहने लगे थे अब दिल्ली बच जाएगी, क्योंकि इन्हें भरोसा हो गया कि लोग अब भी महात्मा गांधी की इज्जत करते हैं और महात्मा गांधी की बात मान भी रहे हैं।
तो अब लगने लगा था कि दंगा शांत हो जाएगा और दिल्ली बच जाएगी। अट्ठाईस नवंबर 1947 को गुरु नानक जयंती के मौके पर जब गांधी जी गुरुद्वारा शीशगंज में सिखों की एक सभा को संबोधित करने के लिए गए तो इन्होंने देखा कि चांदनी चौक की सड़क जो कभी मुसलमान लोगों से गुलजार रहती थी बिल्कुल सुनसान थी। तो इन्होंने उसी समय गुरु नानक जयंती पर गुरुद्वारा में जो अपना भाषण दिया है उसमें कहा है, हमारे लिए इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि चांदनी चौक में एक भी मुसलमान नहीं है। गांधी जी अपनी हत्या तक दिल्ली में ही रहे और आखिरी दिनों में मुसलमानों को शहर से बाहर खदेड़ने की सोच से तंग आकर उन्होंने अनशन शुरू कर दिया था। आश्चर्यजनक बात है कि पाकिस्तान से आए हिंदू और सिख शरणार्थी भी अनशन में उनके साथ बैठते थे। यानी गांधी जी का इतना प्रभाव था जो पाकिस्तान से रिफ्यूजी जो कि वहां से खदेड़े गए थे वो लोग भी इस विश्वास में थे कि गांधी जी सब कुछ सही कर देंगे और गांधी जी के साथ अनशन में ये लोग भी शामिल होते थे। आगे यहां पर मौलाना आजाद ने लिखा है कि इस अनशन का असर आसमान की बिजली जैसा रहा। लोगों को मुसलमानों के सफाई के अभियान की निरर्थकता दिखाई देने लगी। लोगों को समझ में आने लगा कि ये सब चीजें गलत हैं। मगर हिंसा का यह नंगा नाच आखिरकार गांधी जी की शहादत के साथ ही खत्म हुआ। जैसे ही गांधी जी की मृत्यु होती है एकदम से शोक लहर दौड़ जाती है और उसी समय से दंगे वगैरह जो है वो होने कम हो जाते हैं और शांति स्थापित होने लगती है। तो ये पूरी कहानी इसमें बताई गई है। यहां से हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे जिससे कि हमें आइडिया लग जाएगा कि कानून व्यवस्था फेल क्यों हुई। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने पार्ट 1 में 12 पॉइंट कवर कर लिए थे, 12 पॉइंट वहां पर लिख लिए थे। अब आपका 13वां पॉइंट आएगा। इसमें आप लिखेंगे अंग्रेज अफसर फैसले लेना नहीं चाहते थे और हस्तक्षेप करने में हिचकिचा रहे थे। इसी में सब पॉइंट, जब दहशतजदा लोगों ने मदद के लिए गुहार लगाई तो अंग्रेज अफसरों ने उनसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या मोहम्मद अली जिन्ना की शरण में जाने को कहा। इसी में सेकंड सब पॉइंट, अंग्रेज भारत छोड़ने की तैयारी में लगे थे। इसी में थर्ड सब पॉइंट, समस्या इसलिए और बढ़ गई क्योंकि भारतीय सिपाही और पुलिस वाले भी हिंदू, मुसलमान या सिख के रूप में आचरण करने लगे थे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कानून व्यवस्था फेल क्यों हुई। महात्मा गांधी ने जो प्रयास किए हैं वो सब हम लोग जानते हैं, इनके बारे में लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे है बंटवारे में औरतों की बरामदगी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए औरतों का क्या हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं औरतों के साथ जितनी यातनाएं उन्हें दी गई हैं उतना शायद पुरुषों के साथ भी अत्याचार नहीं हुआ हो। उनके बलात्कार किए गए, उनको जबरन बेचा भी गया, कई कई जगह तो उनको दास बना के रखा गया। इस तरह की घटनाएं भी सामने निकल कर आई हैं। पिछले तकरीबन 1.5 दशक से इतिहासकार बंटवारे के दौरान आम लोगों के अनुभवों की पड़ताल कर रहे हैं। कई विद्वानों ने उन्हें हिंसक काल में औरतों के भयानक अनुभवों के बारे में लिखा है। उनके साथ बलात्कार हुए, उनको अगवा करके बार बार बेचा और खरीदा गया, अनजान हालात में अजनबियों के साथ एक नई जिंदगी बसर करने के लिए उन्हें मजबूर किया गया। और क्या करती हैं औरतें बेचारी, उनके साथ कोई विकल्प ही नहीं था। इनके बावजूद बदले हुए हालात में कुछ औरतों ने अपने नए पारिवारिक बंधन विकसित किए। मान लीजिए किसी जगह पर कोई मुस्लिम युवती है और वहां पर पूरा हिंदू इलाका है, किसी ने उसकी सहायता कर दी तो उसने जिसके यहाँ पनाह ली, फिर उसी से विवाह कर लिया और बाद में उसे लगने लगा कि प्रेम संबंध दोनों के बीच में अच्छे खासे हैं, तो अब पुरानी जिंदगी में जाने का कोई फायदा नहीं है, जो है जैसा है बेटर है। इसी तरह से पाकिस्तान में जो हिंदू औरतें या सिख औरतें छूट गई थी या फिर वहां पर रह गई थी और बाद में वहीं के स्थानीय लोगों ने उनसे विवाह संबंध स्थापित कर लिए, तो कुछ औरतों को उनसे लगाव भी हो गया, प्यार भी हो गया और उन्हें भी लगने लगा कि अब
अपने परिवार के पास जाने से बेटर है कि यहाँ पर जो परिवार बस गया है इसको ही संभाला जाए। जैसा कि गदर मूवी में आपने देखा भी था, गदर मूवी इसी पर बेस है कि एक औरत जो यहाँ पर रह गई है, जिसको एक सिख युवक बचा लेता है और बाद में उससे प्रेम कर बैठती है, उससे विवाह भी कर देती है, एक बच्चा भी होता है। बाद में उसे पता चलता है उसके परिवार वाले जिंदा हैं, वो लाहौर जाती है और वहाँ पर उसके घर वाले दबाव डालते हैं। जो बंटवारे के टाइम पर हुआ वो एक हादसा था, एक एक्सीडेंट था, आपने अपनी जान बचाने के लिए ये सब किया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होती है। तो यही दुविधा इन औरतों के सामने है। गदर मूवी की जो प्रेरणा है वो इन्हीं कहानियों से ली गई है। अब देखिए यहां पर सबसे बुरी बात क्या हुई, सबसे बुरी बात भी मानी जा सकती है, सबसे अच्छी बात भी मानी जा सकती है। बहुत सारी औरतों को जबरदस्ती घर बिठा ली गई मानते हुए उन्हें उनके परिवारों से छीनकर दोबारा पुराने परिवारों या स्थानों पर भेज दिया गया। देखिए जब दंगे वगैरह शांत हुए, जब प्रशासनिक अमला सक्रिय हुआ, तो पाकिस्तान में भी और भारत में भी सर्वे करवाया जाने लगा कि किन किन घरों में हिंदू या मुसलमानों की स्त्रियां रह रही हैं। तो सरकार ने यह कोशिश की कि उनको उनके घर वालों से मिलाया जाए। अब दिक्कत यह थी कि ये स्त्रियां जो थी, मान लीजिए किसी से शादी कर बैठी हैं, मान लीजिए हिंदू स्त्री है, मुसलमान व्यक्ति से शादी कर बैठी है, उसके बच्चे भी हो गए हैं। अब ऐसी स्त्री को उसके घर के पास घर में भेजा जाएगा तो वो स्त्री अपने घर वालों के साथ भी समायोजित नहीं हो पाई, एडजस्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब उसका लगाव जो है अपने बच्चे से है, अपने पति से है। ठीक वैसे ही कोई मुस्लिम युवती है जिसका विवाह किसी सिख से हो गया है, किसी हिंदू से हो गया है, उसके बाल बच्चे हो गए हैं, तो अब वो पुराने जो जख्म है उसके वो भर चुके हैं, अब वो नई जिंदगी स्टार्ट कर चुकी है। और ऐसी औरत को अगर ले जाकर उसके पुराने परिवार में छोड़ा जाएगा तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर वही सब चीजें हुई। तो यहाँ पर बताया जिन औरतों के बारे में फैसले लिए जा रहे थे उनसे इस बारे में भी सलाह नहीं ली गई। अपनी जिंदगी के बारे में फैसला लेने के उनके अधिकार को एक बार फिर हम नजरअंदाज कर दिए। एक अंदाजे के मुताबिक इस मुहिम में कुल मिलाकर लगभग 30,000 औरतों को बरामद किया। इनमें से 22,000 मुस्लिम औरतों को भारत से और 8,000 हिंदू व सिख औरतों को पाकिस्तान से निकाला गया और यह मुहिम जो है 1954 में जाकर खत्म हुई। अब देखिए इसका दो परिणाम हैं। एक तो यह है कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि औरतें बहुत ज़्यादा कह सकते हैं घटिया जिंदगी या फिर बर्बर जिंदगी जी रही हों, उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हों, तो उनको उस अत्याचार से, उस दलदल से मुक्ति मिल गई हो। इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि कुछ औरतों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उन्हीं परिवारों में अपने आप को समायोजित कर लिया, उनकी ही कैंडिडेट, उनकी फैमिली कैंडिडेट बन गई, तो उनके लिए ये अनुभव काफी बुरा रहा। जिन महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे थे, शोषण हो रहे थे, उनके लिए तो अच्छा अनुभव रहा, लेकिन जो महिलाएं अपने आप को समायोजित कर चुकी थी उनको तो कम से कम विकल्प देते। तो यहाँ पर गुस्सा ऐसी बात का है कि जो महिलाएं अपने आप को समायोजित कर चुकी थी, अपने आप को नए माहौल में ढाल चुकी थी, नए माहौल के अनुरूप उन्होंने अपने जीवन को ढाल लिया था, उनसे तो पूछना चाहिए था उन्हें पकड़ पकड़ कर क्यों भेज दिया गया। इस बात का यहाँ पर गुस्सा है। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। 14वां पॉइंट देखेंगे, हेडिंग डाल ली होगी आपने, बंटवारे में औरतें। इसी में लिखेंगे आप, औरतों के साथ बलात्कार हुए, उनको अगवा किया गया, बार बार बेचा खरीदा गया, अनजान हालात में अजनबियों के साथ एक नई जिंदगी बसर करने के लिए मजबूर किया गया। इसी में सब पॉइंट, पहला सब पॉइंट, इसके बावजूद बदले हुए हालात में कुछ औरतों ने अपने नए पारिवारिक बंधन विकसित किए। तो यहां पर इनके बारे में बताया गया कि जिन औरतों ने नए पारिवारिक संबंध विकसित किए उनके बारे में पाकिस्तान और भारत की सरकारों ने इंसानी संबंधों की जटिलता के बारे में कोई संवेदनशील रवैया नहीं अपनाया। इन्होंने तो यही माना कि इन लोगों को जबरदस्ती कैद करके रखा हुआ है और इन्हें अपने मूल परिवार से मिलाया जाए। तो यहां पर सेकंड सब पॉइंट लिखेंगे, बहुत सारी औरतों को जबरदस्ती घर बिठा ली गई मानते हुए भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने बहुत सारी औरतों को जबरदस्ती घर बिठा ली गई मानते हुए भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने उन्हें उनके नए परिवारों से छीनकर दोबारा पुराने परिवारों या स्थानों पर भेज दिया।
ये आपका 14 का सेकंड सब पॉइंट है। इसी में थर्ड सब पॉइंट, थर्ड या फोर्थ आएगा आपका, शायद फोर्थ पॉइंट आएगा। थर्ड पॉइंट अब आपका आएगा, इसमें आप थर्ड पॉइंट लिखेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक इस मुहिम में कुल मिलाकर लगभग 30,000 औरतों को बरामद किया गया, जिनमें 22,000 मुस्लिम औरतों को भारत से और 8,000 हिंदू व सिख औरतों को पाकिस्तान से निकाला गया। इसी में आगे यह मुहिम 1954 में जाकर खत्म हुई। तो यहां पर आपने जान लिया, यहां पर वही कहानी है एकदम से जो कि गदर मूवी में दिखाई गई है। इज्जत की रक्षा, इज्जत की रक्षा कैसे की गई भाई? महिलाओं ने अपना सम्मान कैसे बचाया, पुरुष समाज की उनके बारे में क्या सोच थी, वो सब चीजें बताई गई हैं। औरतों की बरामदी का मतलब क्या था? प्रकाश टंडन ने उपनिवेशी पंजाब का एक आत्मकथात्मक सामाजिक इतिहास पंजाबी सेंचुरी के नाम से लिखा है। और आप लोग जो गदर मूवी देखते हैं, गदर मूवी की कहानी यहीं से प्रेरित है। वहां उन्होंने एक महिला और एक जोड़े की दास्तान बयां की है। अब देखिए, कहानी बिल्कुल वही कहानी है। एक घटना ऐसी हुई कि बंटवारे के दौरान मारकाट बचाने वाले एक सिख नौजवान ने हत्याकांड पर तुली हुई भीड़ को बनाकर एक खूबसूरत मुसलमान लड़की को अपने लिए मांग लिया और बाद में उन दोनों ने शादी कर ली और धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार भी करने लगे। वे एक दूसरे के साथ खुश थे। उन्होंने यानी उनके एक बेटा भी हुआ। जल्दी ही अपहृत औरतों का पता लगाकर उन्हें वापस लौटाने के लिए लगन से जुटे सामाजिक कार्यकर्ताओं और पुलिस वालों को उनकी भनक मिल गई। यानी पुलिस वालों को पता चल गया कि इस घर में एक ऐसी औरत रह रही है जो कि इसका परिवार पाकिस्तान जा चुका है और इस व्यक्ति ने जबरन अपने घर में रखा हुआ है। उन्होंने उस सिख के गृह जिले जालंधर में पूछताछ की। उसे इसकी खबर मिल गई, यानी जो सिख व्यक्ति उसको खबर मिल गई है और वह परिवार के साथ कलकत्ता भाग निकला है। आगे फिर बताया है सामाजिक कार्यकर्ता भी कलकत्ता पहुंच गए। इस बीच उसके मित्रों ने अदालत से स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश की, पर कानून अपनी ही भारी भरकम चाल से चल रहा था। कलकत्ता से यह जोड़ा इस उम्मीद में पंजाब के किसी अनजान से गांव से भागा कि पीछा करने वाली पुलिस वहां पर नहीं पहुंचेगी, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और पूछताछ करने लगी। अब देखिए, उस समय क्या, उसी बीच में उसकी पत्नी फिर से गर्भवती है और अब प्रसव पीड़ा से जूझ रही है। उसकी पत्नी फिर से गर्भवती हो गई थी और अब बच्चे का जन्म नजदीक ही था। अब सिख ने अपने छोटे से बेटे को तो अपनी मां के पास भेज दिया और खुद अपनी पत्नी को गन्ने के खेत में ले गया ताकि प्रसव हो सके। खुद पुलिस की राह देखते हुए बंदूक लेकर लेट गया। इसलिए लेट गया ताकि अपनी पत्नी की सुरक्षा कर सके और पत्नी को जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या पुलिस वाले हैं उससे जुदा ना करें। अब देखिए, यहां पर पुलिस इसने ठान रखी थी कि कैसे भी करके अपनी पत्नी को बचाना है, लेकिन ये पकड़ा जाता है। उस गड्ढे में ही उसने अपने हाथों से पत्नी की जचगी करवाई। जचगी मतलब बच्चा पैदा करवाया। अगले दिन उसकी पत्नी को तेज बुखार आ गया और 3 दिन में ही वह मर गई। उसके मन में इतना ज्यादा भय था कि वो अपनी पत्नी को अस्पताल भी नहीं ले गया। यानी यहां पर कहने का मतलब ये है कि वो पकड़ा तो नहीं गया हालांकि, लेकिन वो इस डर से अस्पताल नहीं ले गया कि अगर अस्पताल जाएंगे तो पुलिस वाले पूछताछ करेंगे, अस्पताल में वहां के रिकॉर्ड में नाम लिखवाना पड़ेगा, हो सकता है किसी को भनक लग जाए, तो हो सकता है ये लोग पकड़कर हमारी पत्नी को इसके मूल परिवार से मिला दें। तो एंड में आप देखेंगे कि वह अस्पताल ले जाने की हिम्मत ना कर सका क्योंकि वह डरता था कि सामाजिक कार्यकर्ता पुलिस उसे छीन लेंगे। जैसा कि आप यहां पर कहानी में देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल गदर मूवी जैसी कहानी है। तो देखिए, इसके बारे में आप नोट लगा देना या फिर आप 14वां पॉइंट हो गया है हमारा, 15वां पॉइंट यहां कर देना। प्रकाश टंडन ने उपनिवेशी पंजाब का एक आत्मकथात्मक सामाजिक इतिहास पंजाबी सेंचुरी के नाम से लिखा है। इसी में आगे वहां उन्होंने एक महिला और एक जोड़े की दास्तान बयान की है। आप लोगों ने पितृसत्तात्मक समाज में एक कथन अक्सर सुना होगा, जोरू जमीन जोर का नहीं तो किसी और का। जोरू का मतलब पत्नी या स्त्री
जमीन का मतलब है संपत्ति। तो जोरू जमीन जोरगा, जोरगा मतलब ताकत या शक्ति। अर्थात जिस व्यक्ति के पास ताकत या शक्ति होती है उसके पास जोरू भी होती है और जमीन भी होती है, और जिसके पास ताकत या शक्ति नहीं होती है उसके पास ये दोनों चीजें नहीं रहती हैं, उनसे छिन जाती हैं। तो इज्जत का यह विचार जो है मर्दानगी की एक खास अवधारणा पर आधारित था, जिसमें मर्दानगी जन अर्थात औरत और जमीन पर मालिकाने से तय होती है। यानी मर्द उसे ही माना जाएगा जिसके पास औरत रहती है और उस पर जमीन रहती है, उसको मर्द माना जाएगा। उत्तर भारतीय किसान समाजों में यह खासा पुराना विचार रहा है। मर्द का पुंसत्व अर्थात पुरुषत्व उसकी इस काबिलियत में निहित माना जाता था कि वह अपनी चीजों यानी जन, और जन का मतलब औरत, और जमीन को औरों के कब्जे से बचाए रख सकता है या नहीं। यानी उत्तर भारतीय समाज में ये विचार प्रचलित था कि वो अगर अपनी औरतों को, अपनी औरत को और अपनी जमीन को बचाए रख सकता है तो वो व्यक्ति मर्द है, और जो व्यक्ति अपनी औरत को, अपनी जमीन को नहीं बचा पाता है तो वो मर्द कहलाने लायक नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर ये विचार, ये कथन कहा जाता है कि जोरू जमीन जोरगा, नहीं तो किसी और का। इसीलिए कई बार जब पुरुषों को यह भय होता था कि उनकी औरतों, बीबी, बेटी, बहन को शत्रु नापाक कर सकता है, तो वे औरतों को ही मार डालते थे, क्योंकि औरतों को पितृसत्तात्मक समाज में वस्तु के रूप में देखा जा गया है। जैसे यहाँ पे दिया गया अपनी चीजों में जन यानी औरतों और जमीन को, तो चीजों का मतलब वस्तु हुई। यानी पुरुष ऐसा करते हैं तो उनके पीछे कहीं ना कहीं यही कारक है कि वो अपनी स्त्रियों को वस्तु के रूप में देखते हैं। उर्वशी बुटालिया ने अपनी पुस्तक द अदर साइड ऑफ साइलेंस में रावलपिंडी जिले के थुआ खालसा गांव के एक ऐसी ही दर्दनाक हादसे का जिक्र किया है। यहाँ पर विभाजन के समय सिखों का पूरा गांव था, और इस गांव में 90 औरतों में दुश्मन के हाथों में पड़ने की बजाय आत्महत्या का विकल्प चुना, और इन्होंने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। तो जो इस गांव से शरणार्थी आकर दिल्ली में बसे हैं, तो इनकी शहादत के अवसर पर एक आयोजन करते हैं और इनकी शहादत की कहानी सुनाते हैं, बड़े गर्व से सुनाते हैं। वो इनके द्वारा किए हुए कारनामे को आत्महत्या नहीं मानते हैं बल्कि शहादत मानते हैं। तो वही पूरी कहानी है कि तकसीम का मतलब है विभाजन के समय सिखों के इस गांव की 90 औरतों ने दुश्मनों के हाथों में पड़ने की बजाय अपनी मर्जी से कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। इस गांव से आए शरणार्थी दिल्ली के एक गुरुद्वारे में आज भी इस घटना पर कार्यक्रम आयोजित करते हैं, और वे इन मौतों को आत्महत्या नहीं बल्कि शहादत का दर्जा देते हैं। हर साल 13 मार्च को जब उनकी शहादत पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो इस घटना को मर्दों, औरतों और बच्चों की सभा में विस्तार से सुनाया जाता है। यानी यहां पर ये पुरुष जो हैं ये इन औरतों के आत्महत्या को बलिदान का नाम देते हैं। तो ये चीजें यहां पर बताई गई हैं। तो यहां पर अगला पॉइंट आप लिखेंगे 16वां पॉइंट। कई बार जब पुरुषों को यह भय होता था कि उनकी औरतों, बीबी, बेटी, बहन को शत्रु नापाक कर सकता है, तो वे औरतों को ही मार डालते थे। 17वां पॉइंट आप लिखेंगे उर्वशी बुटालिया ने अपनी पुस्तक द अदर साइड ऑफ साइलेंस में रावलपिंडी जिले के थुआ खालसा गांव के एक दर्दनाक हादसे का जिक्र किया है, जिसमें 90 औरतों ने, गांव की 90 औरतों ने दुश्मनों के हाथों में पड़ने की बजाय अपनी मर्जी से कुएं में कूदकर जान दे दी थी। इसके बाद हैं क्षेत्रीय विविधताएं। अभी तक तो हमने उत्तर पश्चिम प्रांत से आए लोगों के बारे में जाना था, अब हम उन लोगों के बारे में जानेंगे जो पूर्वी बंगाल से पश्चिमी बंगाल की तरफ आए या पश्चिमी बंगाल से पूर्वी बंगाल की तरफ गए। अभी तक हम आम लोगों के जिन अनुभवों पर चर्चा कर रहे हैं वे उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी इलाके से संबंधित थे। कलकत्ता और नोआखली में 1940 में भी जनसंहार हो चुके थे, लेकिन विभाजन का सबसे खूनी और विनाशकारी रूप पंजाब में सामने आया। यानी कहने का मतलब ये कत्लेआम सबसे ज्यादा कहां पर हुआ है? पंजाब में हुआ है। कलकत्ता और नोआखली जो है, जो कि अभी बांग्लादेश में पड़ता है, यहाँ पर दंगे हो चुके थे, लोग मारे भी गए थे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में नहीं मारे गए जितनी बड़ी संख्या में पंजाब में मारे गए। पश्चिमी पंजाब से तकरीबन सभी हिंदुओं और सिखों को भारत की तरफ और तकरीबन सभी पंजाबी भाषी मुसलमानों को पाकिस्तान की तरफ हाँक दिया गया। यानी यहाँ पर पूरी आबादी जो है
वो एक तरफ से पाकिस्तान भेज दी गई है और पाकिस्तान से हिंदुस्तान भेज दी गई है। पाकिस्तान का ऐसे ज़्यादातर उर्दू भाषी लोग, जिन्हें मुहाजिर या अप्रवासी कहा जाता है, सिंध के कराची हैदराबाद इलाके में बस गए। देखिए, जो लोग भारत से उत्तर पश्चिमी प्रांत में यानी पाकिस्तान की ओर गए, उन्हें भी वो सम्मान कभी नहीं मिल पाया जो कि मिलना चाहिए था। उन्हें हमेशा अप्रवासी ही समझा जाता है। आज भी उनके साथ मुहाजिर कहकर उन्हें अपमानित किया जाता है। ये अभी भी वहाँ की स्थिति है। बंगाल की अगर हम बात करें तो बंगाल में यह पलायन ज़्यादा लंबे समय तक चलता रहा। इसका एक रीज़न ये था कि बंगाल का जो बॉर्डर था वो लचीला था। बंगाली विभाजन से जो पीड़ा उपजी वह इतनी तीखी नहीं थी, लेकिन जिसकी टीस लगातार महसूस होती रही। यानी बंगाल में जो विभाजन हुआ उसकी पीड़ा बहुत ज़्यादा कष्टदायी नहीं थी। हाँ, ये तो लगता रहा कि विभाजन हो गया है, इसकी टीस बनी रही है, लेकिन कभी भी वो उस तरह की पीड़ा नहीं रही जिस तरह की पीड़ा पंजाब के लोगों ने महसूस की। पंजाब के विपरीत बंगाल में धर्म के आधार पर आबादी का बंटवारा भी उतना साफ नहीं था। बहुत सारे बंगाली हिंदू पूर्वी पाकिस्तान में, यानी जो बांग्लादेश है आज यहाँ पर, वहाँ पर, जबकि बहुत सारे बंगाली मुसलमान पश्चिम बंगाल में ही रुके रहे। आखिरकार बंगाली मुसलमानों ने अपनी राजनीतिक पहलकदमी के जरिए जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को नकारते हुए पाकिस्तान से अलग हो जाने का फैसला लिया और 1971-72 में बांग्लादेश की स्थापना हुई। जैसा कि आप जानते हैं, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश की स्थापना हुई है। देखिए, बांग्लादेश की स्थापना के पीछे कई सारे रीजन थे। पहली बात यह थी कि मुस्लिम लीग ने जो आपका भारत का पूर्वी बंगाल वाला रीजन है उसको ले तो लिया था, लेकिन पूर्वी बंगाल में और जो पश्चिम उत्तर हमारा प्रांत है भारत का, उसमें दिक्कत ये थी कि दोनों में भाषाई गैप था। पूर्वी बंगाल वाले लोग जो थे वो बांग्ला बोलते थे, जबकि जो आपका पश्चिम उत्तर प्रांत है यहाँ के लोग सिंधी भाषा है, पंजाबी है और उर्दू जो शैली है वो यहाँ पर अपनाई गई थी। तो दोनों में भाषाई डिफरेंस था। इसकी वजह से भी इन लोगों को लगता था कि हम उनसे अलग हैं। और बंगाली लोग अक्सर अपने आप को स्वतंत्र रूप में देखना चाहते थे। उन्हें लगता था कि बाहर से आए हुए जो लोग हैं, यानी जो उत्तर पश्चिम प्रांत के लोग हैं, वो हम पर अपना अधिकार थोप रहे हैं, हमारी बात नहीं मान रहे हैं। इसी वजह से यहाँ के लोगों ने विद्रोह किया है, यहाँ पर अशांति फैली है और परिणाम ये हुआ है कि बांग्लादेश के रूप में नया देश उभरा है। तो देखिए, यहाँ पर हम कुछ पॉइंट नोट डाउन करेंगे। 18वां पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन करेंगे आप। इसमें लिखेंगे, कलकत्ता और नोआखली में 1946 में भी जनसंहार हो चुके थे, लेकिन विभाजन का सबसे खूनी और विनाशकारी रूप पंजाब में सामने आया। ये आपका 18वां पॉइंट है। अब इसी में सब पॉइंट आप लिख लेना। पाकिस्तान गए ज्यादातर उर्दू भाषी लोग, जिन्हें मुहाजिर ब्रैकेट में अप्रवासी कहा जाता है, सिंध के कराची हैदराबाद इलाके में बस गए। सेकंड सब पॉइंट, बंगाल में पलायन ज्यादा लंबे समय तक चलता रहा। इसी में थर्ड सब पॉइंट आगे नोट डाउन करेंगे आप। पंजाब के विपरीत बंगाल में धर्म के आधार पर आबादी का बंटवारा भी उतना साफ नहीं था। चौथा सब पॉइंट, बहुत सारे बंगाली हिंदू पूर्वी पाकिस्तान में, जबकि बहुत सारे बंगाली मुसलमान पश्चिम बंगाल में ही रुके रहे। पांचवा सब पॉइंट, बंगाली मुसलमानों ने जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को नकारते हुए पाकिस्तान से अलग होने का फैसला लिया और 1971-72 में बांग्लादेश की स्थापना हुई। तो हमने यहां पर 17 के 5 सब पॉइंट नोट डाउन कर लिए हैं। देखिए, यहां पर जितने भी पिक शेयर किए जा रहे हैं ये सब शरणार्थियों के पिक हैं। इसके बावजूद पंजाब और बंगाल के अनुभवों में जबरदस्त समानताएं भी दिखाई देती हैं। दोनों ही जगह औरतों और लड़कियों को यातना
का मुख्य निशाना बनाया गया। यानी पंजाब में भी वही हाल हुआ और वही बंगाल में भी हुआ। एक समुदाय की औरतों के अपमान को उनके पूरे समुदाय के अपमान तथा बदले की कार्रवाई के रूप में देखा जाता था। मान लीजिए किसी एक समुदाय की स्त्री का अपमान कर दिया, उसके साथ हत्या बलात्कार कर दिया, तो उसका बदला लेने के लिए दूसरे समुदाय की स्त्री के साथ भी वही घटना घटित की जाती थी। इस तरह की यहां पर कार्रवाई देखी गई है। देखिए, कहानी कविता फिल्म में भी जो समय समय पर कहानीकार हैं, लेखक हैं, उन्होंने इनकी वेदनाओं को अपनी कहानियों के जरिए, कविताओं के जरिए लोगों के सामने लाने का प्रयास किया है। तो यहां पर बताया गया कि विभाजन से संबंधित साहित्य और फिल्में बहुत सारी भाषाओं में मौजूद हैं। हिंदी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बंगाली सभी भाषाओं में है। संभव है आप मंटो, राजेंद्र सिंह बेदी, इंतजार हुसैन उर्दू, भीष्म साहनी, कमलेश्वर, राही मासूम रजा एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, लेखक भी हैं ये, नारायण भारती, संत सिंह सेखो, नरेंद्र नाथ मित्रा, सैयद वली उल्ला, ललितांबिका अंतर्ज्ञानम मलयालम में है ये। इसके अलावा अमृता प्रीतम है, फैज अहमद हैं। फैज और दिनेश दास ने पंजाबी, उर्दू और बांग्ला में विभाजन पर यादगार कविताएं लिखी हैं। तो कई सारे लेखक हुए हैं जिन्होंने विभाजन को अपनी कविताओं के माध्यम, अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं। मदद, मानवता, सद्भावना। देखिए, भले ही दंगे में हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हों, लेकिन उन दंगों में भी कुछ ऐसे लोग थे जो मानवता का पाठ सिखा रहे थे, मानवता प्रस्तुत कर रहे थे। हमने स्टार्टिंग में ही अब्दुल लतीफ की कहानी सुनी थी, उनके बयानों को सुना था, कैसे एक हिंदू माई ने उनके अब्बा की रक्षा की थी, उनके अब्बा को बचाया था। तो अब्दुल लतीफ के मर्मस्पर्शी बयानों जैसे बहुत सारे वृत्तांतों से इस बात का पता चलता है कि इतिहासकारों ने इस आशय की अनगिनत कहानियां उजागर की हैं कि किस तरह बहुत सारे आम लोग बंटवारे के वक्त एक दूसरे की मदद भी कर रहे थे। तो इस बंटवारे को केवल ये ना देखा जाए कि हिंदू मुसलमान कट्टर दुश्मन हो गए थे, मारने पर उतारू थे, नहीं, वहां पर भी कुछ ऐसे लोग थे जो कि एक दूसरे समुदाय की मदद कर रहे थे। इस लिहाज से खुशदेव सिंह हमारे सामने एक बेहतरीन मिसाल है। खुशदेव सिंह एक सिख डॉक्टर थे और तपेदिक के विशेषज्ञ थे। वे उस समय धर्मपुर में तैनात थे, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। दिन रात लगकर डॉक्टर साहब ने असंख्य प्रवासी मुसलमानों, सिखों, हिंदुओं को बिना किसी भेदभाव के एक कोमल स्पर्श, भोजन, आश्रय और सुरक्षा प्रदान की। धर्मपुर के लोगों में उनके इंसानी जज्बे और सहृदयता के प्रति गहरी आस्था और विश्वास पैदा हो गया था। इनके बारे में बताया गया कि उन पर लोगों का वैसा ही भरोसा था जैसा दिल्ली के कई जगह कि मुसलमानों को गांधी जी पर था। इस तरह का भरोसा वहां पर बाहर से आने वाले लोगों पर को इन पर हो गया था। इस डॉक्टर के द्वारा किए गए अथक प्रयासों के बारे में उनके संस्मरणों लव इज स्ट्रॉन्गर देन हेट, ए रिमेम्बरेंस ऑफ 1947, यानी मोहब्बत नफरत से ज्यादा ताकतवर होती है, 1947 की यादें, इनसे सब घटनाओं के बारे में पता चलता है। यहां डॉक्टर साहब ने अपने कामों को बयान करते हुए लिखा है कि एक इंसान होने के नाते बिरादर इंसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए मेरी एक छोटी सी कोशिश थी। उन्होंने 1949 में कराची की 2 संक्षिप्त यात्राओं पर गर्व से जिक्र किया है कि कैसे एयरपोर्ट पर उनको वहां के जो पुलिस वाले छोड़ने आए हैं, कैसे वहां पर जब एयरपोर्ट पर उतरे हैं तो वहां के उन कुछ मित्रों ने उनको वहां पर विदाई दी है। तो उन घटनाओं का इन्होंने वर्णन किया है। तो देखिए, इनके बारे में आप क्या करेंगे, केवल लिख लीजिए आप, डॉक्टर खुशदेव सिंह। तो यहां पर 18वां पॉइंट आप लिखेंगे, डॉक्टर खुशदेव सिंह द्वारा किए गए अथक राहत प्रयासों के बारे में, डॉक्टर खुशदेव सिंह द्वारा किए गए अथक राहत प्रयासों के बारे में उनके संस्मरणों लव इज स्ट्रॉन्गर देन हेट, ए रिमेम्बरेंस ऑफ 1947, ब्रैकेट में मोहब्बत नफरत से ज्यादा ताकतवर होती है, 1947 की यादें, से पता चलता है। तो आपने लिख लिया होगा इनके बारे में। मौखिक गवाही और इतिहास। देखिए, जिन लोगों ने इस विभाजन की त्रासदी को झेला है, जिन लोगों ने इन दंगों को झेला, इस नरसंहार को अपनी आंखों से देखा, वो जितने अच्छे से इस दर्द को बयां कर सकते हैं, शायद उतना कोई और बयां नहीं कर पाएगा।
लेकिन इतिहासकार इन लोगों को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। इतिहासकारों का मानना ये है कि कई बार ये लोग अपना दर्द सुनाते सुनाते बहुत ज़्यादा डीपली चले जाते हैं, तो ऐसे में उस समय की जो अच्छी बातें हैं या उस समय की कुछ तथ्य हैं वो ये लोग मिस कर देते हैं। जैसा कि स्टार्टिंग में ही हमने देखा था, ऑब्जर्वर के सामने एक पाकिस्तानी ऐसा भी मिला जिसने हिंदुओं को दुश्मन बताया कि नहीं, हिंदुओं ने मेरे पूरे खानदान को मार डाला, मेरे गांव में जितने मुस्लिम थे उन सबको मार डाला हिंदू गुंडों ने, तो वो दुश्मन ही रहेंगे हमारे लिए, यानी भारत हमारा मित्र नहीं बन सकता, हमेशा हमारा दुश्मन ही रहेगा। कुछ लोग ऐसे भी मान लेते हैं। कई बार क्या होता है कि समय व्यतीत होने के साथ साथ लोग घटनाओं को भूलने लगते हैं, तो ऐसे में ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो लोग प्रत्यक्ष जो हुआ था उसका सही सही सटीक वर्णन कर पाएं। कई बार ये भी होता है कि जिन महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा जास्ती होती है, जब उनका इंटरव्यू लिया जाता है तो वो समाज के हिचक की वजह से, समाज के दबाव की वजह से उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसको अच्छे से बयान नहीं कर पाती हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम इंटरव्यूअर के सामने बताएंगे तो हो सकता है हमारी बेइज्जती हो जाए, उन्हें शर्म आती है, इस वजह से भी वो सही सी बातें नहीं बता पाती हैं। तो इन सब बातों के बारे में यहाँ पर बताया है कि कैसे कैसे इनके इंटरव्यू लिए गए, कैसे कैसे उनसे निष्कर्ष निकाले गए, वो सब कहानियां बताई गई हैं। मौखिक वृत्तांत, संस्मरण, डायरियां, पारिवारिक इतिहास और स्वलिखित ब्यौरे, इन सबसे तकसीम यानी विभाजन के दौरान आम लोगों की कठिनाइयों व मुसीबतों को समझने में मदद मिलती है। लाखों लोग बंटवारे को पीड़ा तथा एक स्याह दौर की चुनौती के रूप में देखते हैं। उनके लिए यह सिर्फ संवैधानिक विभाजन या मुस्लिम लीग, कांग्रेस अथवा औरों की दलगत सियासत का मामला ही नहीं था, उनके लिए यह जीवन में अनपेक्षित बदलावों का वक्त था। विभाजन को सिर्फ एक राजनीतिक घटना के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इससे गुजरने वालों द्वारा उसे दिए गए अर्थों के जरिए भी समझना चाहिए। यानी हम यहाँ पर विभाजन को सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं मान सकते हैं, बल्कि जिन लोगों ने इस दौर से गुजरे हैं, जो लोग इस दौर से गुजरे हैं, तो उन्होंने इस घटना को कैसे देखा है, उन्होंने इस विभाजन को कैसे देखा है, उनको भी समझना चाहिए। अब देखिए लोगों के अनुभव क्या रहे हैं। लोग अपने जो मौखिक स्रोतों के जरिए लोगों ने अपनी जो अपने साथ जो भी दुर्व्यवहार हुआ उसके बारे में जो बताया है, उनके अनुभव कैसे हैं, इन सब के बारे में सरकारी दस्तावेज नहीं मिलते हैं। इस सरकारी दस्तावेजों में इस तरह की जानकारी हासिल कर पाना नामुमकिन है। विभाजन के मामले में सरकारी रिपोर्टों व फाइलों और आला सरकारी अफसरों के निजी लेखन से देश विभाजन के लिए सरकार द्वारा लिए गए फैसलों से प्रभावित होने वालों के रोजमर्रा हालात और अनुभवों के बारे में खास पता नहीं चलता है, ये बताया गया। यानी कि जो सरकारी रिपोर्टें हैं, फाइल्स हैं, उन सब में देश विभाजन के समय जो उस समय के लोगों की मनोदशा क्या थी उसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। इस प्रकार संपन्न और सुज्ञात लोगों की गतिविधियों से आगे जाते हुए विभाजन का मौखिक इतिहास ऐसे मर्दों औरतों के अनुभवों की पड़ताल करने में कामयाब रहा है जिनके वजूद को अब तक नजरअंदाज कर दिया जाता था, सहज स्वाभाविक मान लिया जाता था, या जिनका मुख्य धारा के इतिहास में बस चलते चलते जिक्र कर दिया जाता था। स्टार्टिंग में इतिहासकारों ने लोगों की पीड़ाओं को, लोगों के जो अनुभव थे उनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया। इतिहासकारों की जो दलील है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई है, वो बताई है। इतिहासकारों की दलील है कि निजी तजुर्बों की विशिष्टता के सहारे सामान्यकरण करना यानी किसी सामान्य नतीजे पर पहुंचना मुश्किल होता है। इनका कहना है कि इस तरह के छोटे छोटे अनुभवों से मुकम्मल तस्वीर नहीं बनाई जा सकती है और सिर्फ एक गवाह को गवाह नहीं माना जा सकता है। जैसे आपने स्टार्टिंग में एक स्टोरी सुनी जो कि भारत के बारे में थी और वो उस व्यक्ति के मन में हिंदुओं के प्रति बहुत ज़्यादा नफरत का भाव था। तो ऐसे अगर कोई गवाह हो और वो बताएं और वो बढ़ा चढ़ा कर बताएं, तो ऐसे में तथ्य निकल कर ही नहीं आएगा कि क्या रियलिटी रही है, क्या वास्तविकता थी उस समय की, पता ही नहीं चल पाएगा। तो यहां पर वो भी एक दिक्कत है। विभाजन के अनुभव पूरी कहानी का इस कदर केंद्रीय हिस्सा है कि अन्य स्रोतों की जांच करने के लिए मौखिक स्रोतों तथा मौखिक स्रोतों की जांच करने के लिए अन्य स्रोतों का इस्तेमाल किया ही जाना चाहिए। यानी जो अन्य स्रोत हैं उनकी जांच करने के लिए मौखिक स्रोतों की जांच करनी चाहिए और मौखिक स्रोत जो हैं उनकी जांच करने के लिए तथ्यों की जांच करनी चाहिए कि क्या वास्तव में ये वाकई में हुआ था या नहीं हुआ था। सरकारी रिपोर्टों से हमें भारतीय और पाकिस्तानी सरकारों द्वारा बरामद की गई औरतों की अदला बदली और तादाद का पता तो चल जाता है, लेकिन उन औरतों ने भोगा क्या, भाई उन लोगों ने इतने सालों में क्या भोगा, किस तरह से रहीं, किन किन अत्याचारों को सहा, उस पर कुछ ये रिपोर्ट कोई बताती है? नहीं बताती है। उन पर क्या कुछ बीती, इसका जवाब तो सिर्फ वे औरतें ही दे सकती हैं, ना कि रिपोर्टें। यहां पर ये बात बोली गई और ये बात सच भी है। तो यहां पर इसी के साथ चैप्टर एंड हो जाता है। यहां पर वही सब चीजें बताई गई हैं कि लोगों के अनुभव कैसे सही माने जाएं, कैसे गलत माने जाएं, इसके ऊपर इतिहासकारों में मतभेद है। यहां पर आपका चैप्टर, इसकी स्टार्टिंग विभाजन की तस्वीर से होती है। ये चैप्टर वाकई बहुत दर्दनाक है
और विभाजन की दर्दनाक तस्वीर पेश करता है हमारे सामने। अब देखिए, जो भी हुआ, जैसा हुआ, अब उसको बदला नहीं जा सकता है, लेकिन वर्तमान में जैसी परिस्थितियां हैं हम उनको बदल सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि दूसरे धर्म से बिलोंग करता हो, तो आप उसके बारे में ऐसा भाव या ऐसी नफरत मत पालिए। आप सबको मिलजुल कर रहना है और आपको मैं यही संदेश दूंगा। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर एंड हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।